गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम कुछ एक ऐसे इम्पोर्टेंट मोटिवेशन पर बात करेंगे जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों का जो डिमोटिवेशन है वो एक सही डायरेक्शन में पहुंच जाएगा और आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो वापस से दोबारा उसी इंटेंसिटी के साथ वापस आ जाएगा और आपकी जो पढ़ाई है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप लोग अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको सही डायरेक्शन में ला सकेंगे। और दूसरा, इम्प्रेशन के लिए और इंस्पायरेशन के लिए, दो चीज़ों के लिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी बताऊंगा। वो स्टोरी सुनने के बाद आपके मन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आपके मन में एक बहुत बड़ा चेंजेस आएगा और आपको ये भी लगेगा कि कहीं ना कहीं जब ये है, अगर ऐसी सिचुएशन में ये व्यक्ति कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। देखिए सभी लोग, सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती, सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इस छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात निहित है। शर्त केवल इतनी है कि आपको समझना है ना। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कंपटीशन में आता है, या पढ़ाई करता है इस चीज की, तो पढ़ाई करते समय वो एक बहुत बड़ी गलती कर देता है, और वो गलती क्या है? जल्दबाजी। सबसे बड़ी गलती है जल्दबाजी। जो व्यक्ति जल्दबाजी करता है बाय डिफॉल्ट वो अपना जो धैर्य है वो खो देता है। धैर्य को क्या कर देता है? खो देता है। और यही आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। आप लोगों के मन में डेली एक फैक्ट आता होगा कि हम इतना पढ़ते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होता, हम इतना पढ़ चुके हैं, इतनी ये सारी समस्याएं हमारे सामने हैं, इनका निराकरण कैसे हो? इनका निराकरण कुछ नहीं है। ये आपको जो समस्या लगती है, ये जितनी भी आपको समस्याएं आती हैं पढ़ने में, तो जो समस्याएं आती हैं ये एक्चुअल में समस्या बिल्कुल भी नहीं होती। इनको हम समस्या मानते हैं, ये समस्याएं बिल्कुल भी नहीं होती। ये आपका क्या है? ये आपका रास्ता है उस मंजिल तक पहुंचने का। जो समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, किसी भी, जब आप अच्छे काम को करेंगे, जैसा कि मैं एक कथन बार बार आपसे कहता हूं कि आज के समय में आप कोई भी काम अच्छा करेंगे तो उसमें समस्या आएगी। जब भी कोई काम अच्छा काम करेंगे तो उसमें समस्या आएगी। समस्या के साथ साथ बहुत सारी क्या आएंगी? बहुत सारी आपको बुराइयां उसमें दिखाई देगी। और दूसरा ये है कि बुराइयों के साथ साथ आपका जो मन है वो मन नहीं लगेगा, मन आपका नहीं लग सकता जब भी कोई अच्छा काम करेंगे। अब जैसे मान लो पढ़ाई का हम उदाहरण लेते हैं। पढ़ाई बहुत अच्छी है। पढ़ाई से संसार की सभी जो पद हैं वो उनको हासिल किया जा सकता है। संसार के बड़े से बड़े पद तक, बड़ी से बड़ी सफलता तक केवल और केवल आप पढ़ाई से पहुंच सकते हैं। अन्यथा ऐसा कोई अन्य मार्ग नहीं है जिससे आप वहां तक पहुंच सकें। जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता है कि पढ़ाई अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, इसका रिजल्ट भी अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका मन है वो इससे डिस्ट्रैक्ट होता है। आपका पढ़ने में क्या नहीं होता? मन नहीं लगता। पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि पढ़ने में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप केवल पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। आप उसका जो परिणाम है उसको भूल जाते हैं कि आखिर मेरा टारगेट क्या है, मुझे जीवन में करना क्या है। अधिकांश तौर पर क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट से मैं मिलता हूं वो केवल एक ही बात कहते हैं कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मेरे घर वालों ने कह दिया, मेरे दोस्त लोग जाते हैं कोचिंग इसलिए मैं आ गया कोचिंग, मेरे चाचा जी का लड़का आता है या मेरे परिवार का एक लड़का तैयारी करता है तो मैं भी करने लगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जिससे लोग पढ़ने लगते हैं। जो अंदर की आवाज़ है, जब अंदर की आवाज़ अंदर से निकलती है तब हमें वास्तविक तौर पर ये पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। जब आप अपने अंतर आत्मा को टटोल लेते हैं पूर्ण रूप से, और टटोल लेने के बाद आपके अंदर की आत्मा कहती है कि मुझे ये करना ही है, मुझे ये करना ही है,
जब करना है मैं, करना ही है लग जाता है, तब वो काम, ये मान के चलें आप कि वो काम हो चुका है, वो काम हो चुका है, वो काम हो चुका है। इसके पीछे मुझे एक कहानी याद आ रही है। वो कहानी ये थी कि आप लोग बछेंद्री पाल को जानते होंगे। बछेंद्री पाल को आप जानते होंगे। तो वो एक बार क्या हुआ, ट्रेन से गिर गई। ट्रेन से गिरने के बाद उनके दोनों पैर कट गए और वो रात भर जंगल में पड़ी रहीं। दोनों पैर कटने के बाद जैसे तैसे उनकी जान बची। जान बचने के बाद उनका जो शरीर है वो पूरा गल चुका था, है ना। कीड़े मकोड़ों ने रात भर में जंगल में उनका जो शरीर है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। सारे जो पैर हैं वो बिल्कुल खून में लथपथ हो गए थे। लेकिन भगवान की कृपा रही कि वो बच गई। और बचने के बाद उनके जो एक करीबी व्यक्ति थे वो उनके पास गए बात करने, और उनने पूछा कि अब तुम्हारे दोनों पैर नहीं हैं, शारीरिक रूप से तुम बहुत कमज़ोर हो चुकी हो, और अब इस स्थिति में तुम जीवन में क्या करोगी। उनने ये नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, क्या करना है, दुनिया भर की बातें जो आम लोग करते हैं, ये नहीं कहा। उनने बस ये कहा कि अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, या अब तुम क्या करोगी। तब उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि इस स्थिति में भी व्यक्ति को अगर भगवान ने बचाया है तो कुछ बड़ा करने के लिए बचाया है। और अब मैं क्या करूंगी, अब मैं जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दुनिया की सर्वोच्चतम चोटी है। 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है, कहीं कहीं 48 लिखा रहता है, बर्फ के कारण 2 मीटर कमती और बढ़ती रहती है। तो 8,850 मीटर लगभग 9 किलोमीटर आप इसे मान सकते हैं। तो 9 किलोमीटर की खड़ी चोटी चढ़ना, जहां ऑक्सीजन भी नहीं है और माइनस में टेम्परेचर है, और सबसे बड़ी बात व्यक्ति के दोनों पैर नहीं है। ये बात उन्होंने हॉस्पिटल में जब कही तब उनके जो करीबी थे उन्होंने कहा कि तुमने इस स्थिति में भी इस परिणाम को सोच लिया है, मतलब तुम्हें करना ही है। तो तुमने जब ये सोच लिया है तो तुमने माउंट एवरेस्ट फतेह कर ली है। तो माउंट एवरेस्ट फतेह तुमने कर ली है, बस अब ये दुनिया को जानना जरूरी है, दुनिया को जानना बाकी है। बाकी तुमने इस स्थिति में भी अगर इस परिणाम को सोच लिया है कि मुझे करना ही है, तो तुम्हारा परिणाम कंप्लीट हो चुका है, बस दुनिया को जानना बाकी है। और वास्तव में कुछ ही दिन बाद उन्होंने प्लास्टिक वगैरह के जो पैर आते हैं उनको लगाया, और मन में दृढ़ संकल्प था और उन्होंने वो चीज़ हासिल की। तो वही मैं कहता हूँ कि हमारे पास तो हर एक चीज़ है, हाथ हैं, पैर हैं, पूरा शरीर सबसे अच्छा दिया है भगवान ने हमको। सबसे बड़ी बात ये है, सारी भौतिक सुविधाएं हैं, है ना। इतने सारे चैनल्स हैं जहां आपको कंटिन्यू स्टडी कराई जा रही है, ठीक है। बुकें हैं आपके पास, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। क्या ऐसा होता है जिसके कारण पढ़ाई में हमें मन नहीं लगता। पढ़ाई में मन नहीं लगने का एक और कारण है कि हम केवल पढ़ते हैं। पढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, पढ़ने के साथ साथ आपको हमेशा अपना जो टारगेट है उसको माइंड में रखना है कि मुझे कहाँ पहुँचना है। आपको हर एक समय आपकी मंजिल दिखाई देनी चाहिए। जब आप काम करते हैं तो आपके मन में उस मंजिल को परमानेंट आप विजुअल करते रहें, और जब आपको मंजिल दिखेगी तो आप कहीं ना कहीं आपके टारगेट में जो पढ़ाई है वो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी। इसका एक मैं आपको और अच्छा उदाहरण बताता हूं। अभी ये जानकारी मेरे सामने आई है, नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आप लोगों को उसके बारे में, जिससे आप थोड़े बहुत मोटिवेट हो सकें। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पढ़ाई करने का सोचा, काफ़ी गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि मजदूरी करते हैं, है ना। जो खेती वगैरह रहती है ना, खेती वगैरह को, फसल को काटने का काम है ना, उसको दाने निकालने का काम है, बहुत सारे जो मजदूर वर्ग के काम होते हैं ऐसे काम वो करते हैं। उनके मन में ये बात आई कि मुझे भी पढ़ाई करना है, और पढ़ाई भी उन्होंने क्या चुना, MPPSC। उन्होंने अपना टारगेट बनाया क्या, MPPSC।
टारगेट MPPSC बनाया, कुछ उन्हें मिल नहीं रहा था। उन्हें कहीं से एक नंबर मिल गया यूट्यूब चैनल का, एक यूट्यूब चैनल के बहुत अच्छे टीचर हैं, उनका नंबर मिल गया, और नंबर मिलने पर उन्होंने अपने मोबाइल से फ़ोन लगा दिया। उन्होंने अपने मोबाइल से क्या लगा दिया, फ़ोन लगा दिया। जो कुछ भी कंसल्ट हुआ उनके बारे में, कंसल्ट होने के बारे में उन्हें कुछ बुक्स मिल गई। बुक्स मतलब उनके नोट्स मिले, कुछ ही नोट्स मिले, है ना, सम नोट्स मिले। ऐसा नहीं कि कंप्लीट पूरा MPPSC का कोर्स लिया हो। उनके पास पैसे नहीं थे, ये बात उन्होंने बोली कि मैं मजदूरी करता हूँ, काफ़ी गरीब हूँ, तो आप जो भी डिस्काउंट कर सकें कर दीजिए। तो उन्होंने इतना डिस्काउंट करा कि उन्हें केवल एक ही बुक परचेस कर पाए। बुक का मतलब बुक नहीं, बुक का मतलब ये PDF के फॉर्म में, है ना, PDF के फॉर्म में। अब PDF के फॉर्म में एक बुक उन्होंने परचेस की, और उसके बाद उनके पास मोबाइल भी नहीं था। उनके पास मोबाइल भी नहीं था कि उस मोबाइल में वो कुछ कर पाएँ। इतना पुराना मोबाइल था कि वो आपने देखा होगा कीपैड मोबाइल, पहले जैसे नोकिया का चलता था 1208 वगैरह 1600, तो इस तरीके का छोटा सा मोबाइल था, कीपैड पुराना। तो उनने फ़ोन से बात की, यूट्यूब के चैनल कोई टीचर हैं, उनका भी मैं नाम नहीं लूँगा अभी। बात करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है हम PDF भेज देंगे। तो कुछ डिस्काउंट्स के आधार पर उन्होंने 1-2 बुकें भेजी उनको। उनके पास मोबाइल नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं मोबाइल का अरेंजमेंट कर लूँगा। तो कोई इनके रिलेशन में थे, भाई भतीजा वगैरह, तो उनका जो कीपैड मोबाइल था वो उन्होंने उसको दे दिया, और उनसे एक जियो वाला फ़ोन होता है जो छोटा सा रहता है, उसमें यूट्यूब भी चलता है। तो छोटा सा जियो का फ़ोन उन्होंने ले लिया, खरीदा नहीं, ले लिया कि भाई कुछ दिन के लिए दे दो और मेरा ये एग्ज़ाम हो जाएगा। प्री के थोड़े से समय के पहले की बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मोबाइल दे दिया। मोबाइल देने के बाद वो PDF से जितनी भी PDF उनको मोबाइल में मिली, रात भर और दिन भर लगातार इतनी मेहनत की कि जितनी भी जो बुक के नोट्स होते हैं सारे उनने हाथों से हैंड रिटन खुद लिख डाले। लगातार 15-15 घंटे, 18-18 घंटे लगातार इतनी जोर की मेहनत की उन्होंने कि जितने भी इतने ज़्यादा नोट्स थे, जो मतलब एक बुक अपने आप में जो बुक होती है, उस बुक से हम नोट्स बनाते हैं, वो भी कोचिंग में, वो भी फैक्टों के आधार पर, उनने सारे नोट्सों को खुद ही लिख डाला। और जैसे जैसे वो मजदूरी करते जाते, एक दिन की मजदूरी करते, कुछ पैसा मिलता, उससे एक बुक का PDF खरीद लेते और उस PDF को फिर खुद से लिखते, खुद से उसकी बुक बना देते। ऐसे करके उन्होंने कुछ ही बुक पढ़ी, पूरा कोर्स नहीं पढ़ पाया। MPPSC का एग्ज़ाम हुआ, MPPSC का एग्ज़ाम हुआ प्री का, और प्री का जब एग्ज़ाम हुआ तो आपको पता है कि उनके मार्क्स कितने आए। उनके मार्क्स आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। उनके मार्क्स आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि एक व्यक्ति, गांव का व्यक्ति जो मजदूर है, जो खेत में फसल काटता है, जिसकी बीवी भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, पूरा परिवार है, और मजदूरी के बाद भी उसको एक छोटी सी PDF मिली, उससे उसने रात में पढ़ाई की, जहां उनके गांव में लाइट भी नहीं रहती। और कुछ ही महीने, मैं साल नहीं कहूँगा, हाफ ईयर नहीं कहूँगा, कुछ ही महीने में उन्होंने इतनी जी तोड़ मेहनत की कि सारे नोट्सों को उन्होंने लिख लिया, जिसमें पूरा कोर्स नहीं था, कुछ ही कोर्स था। और उसके बाद एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम में जो मार्क्स आए वो आप सोच नहीं सकते। 78 आउट ऑफ 100, 78 आउट ऑफ 100। आप ये मान के चलो, ये क्वेश्चंस है, आप इसका डबल कर लेंगे तो नंबर हो जाएगा। इसका डबल कर लेंगे आप तो कितना नंबर हो जाएगा, 166, 166 इसके नंबर हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि 78 नंबर आए। अब इतने जो नंबर हैं, इतने नंबर अच्छे अच्छे जो व्यक्ति हैं, जो दिग्गज है, जो धुरंधर हैं इस फील्ड के, वो प्राप्त नहीं कर पाते। जो लोग टीचर हैं, टीचर से तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि टीचर जो है वो पढ़ाने का काम करता है, और कहीं ना कहीं पढ़ाने के साथ साथ वो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाता। और पढ़ाना एक अलग चीज़ होती है। पढ़ाना मतलब सामान्य भाषा में आपको उस चीज़ को समझाना, और कितनी चीज़ें आपको पता है, एग्ज़ाम निकालना एक अलग स्ट्रेटजी होती है अपने आप में। तो 78 नंबर कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से उनका हो जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, जब उन्होंने अपनी एज के बारे में खुलासा किया, जब उन्होंने अपनी एज के बारे में बताया फ़ोन पे, तो उस एज को सुनकर भी लोग और दंग रहे। उनकी जो एज है वो है 40 ईयर्स। उनकी जो एज है वो है 40 ईयर्स। अब आप सोचिए कि 40 साल का व्यक्ति
40 साल का व्यक्ति, 40 साल में व्यक्ति की एनर्जी, शारीरिक क्षमता, एफिशिएंसी, ये सब बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि परिवार भी रहता है, उस परिवार को भी संभालना रहता है, रोजी रोटी भी चलाना होती है। उसके साथ कुछ ही महीनों में केवल पीडीएफ के माध्यम से इतनी जोर की मेहनत की कि क्योंकि केवल और केवल उनको अपनी मंजिल दिखाई दे रही थी। बीच का जो रास्ता था वो क्या था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उन्होंने उस मंजिल को प्राप्त कर लिया। अब उनकी एज 40 साल है, रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 40 साल में उनका ये लास्ट ईयर है, मतलब लास्ट अटेम्प्ट है। भगवान से मैं यही विनती करूंगा कि मेरा नहीं हुआ, किसी और का नहीं हुआ, किसी का ना हो, लेकिन भगवान इनका सिलेक्शन जरूर करा दे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को इस पद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो लोग मेहनत से नहीं डरते, उनके सामने हर एक मंजिल नतमस्तक हो जाती है। तो आप सोचिए कि वो बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, जिसके पास मोबाइल नहीं है, लाइट नहीं है, गांव में संसाधन नहीं है, है ना, ऑनलाइन कुछ नेटवर्क नहीं मिलते, मतलब किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है, और मजदूरी अलग करना पड़ता है, उसके बाद भी उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया। और मुझे इतना पूरा विश्वास है कि उनकी मेहनत इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ है कि केवल और केवल उनको मंजिल दिख रही है, तो वो सारा जितना भी है सिलेबस वो इतनी जल्दी आसानी से चुटकी में कवर कर लेंगे कि उनका जो मेंस है वो मेंस भी कहीं नहीं रुकेगा। और जब इंटरव्यू में वो पहुंचेंगे, तो इंटरव्यू में पहुंचने के बाद जब इस स्थिति का व्याख्यान वो वहां बोर्ड के सामने करेंगे, तो निश्चित तौर पर बोर्ड भी कहीं ना कहीं उनको सिलेक्ट जरूर करेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है। कहानी मैंने इसलिए बताई आप लोगों को कि जब एक छोटा सा व्यक्ति, छोटा तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि छोटा व्यक्ति पैसे से नहीं होता, छोटा व्यक्ति कभी पैसे से नहीं होता, और कभी भी व्यक्ति को पैसे से छोटा आंकना भी नहीं चाहिए, है ना। व्यक्ति जो होता है वो हमेशा अपने कर्म, मेहनत और अपनी लगन के आधार पर छोटा बड़ा होता है, अपनी सोच के आधार पर छोटा बड़ा होता है। यानी कि सोच इस स्थिति में इतनी बड़ी है, तो इन्हें मैं सबसे बड़ा व्यक्ति मानता हूं, क्योंकि परिस्थिति निर्भर करती है। अगर आप करोड़पति बाप के बेटे हैं और अगर आप पीएससी या यूपीएससी का सपना देखते हैं, तो आपके लिए जीरो चीज है, आपके लिए स्वाभाविक चीज है, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक मजदूर वर्ग ये सपना सोचे और इसको हासिल कर ले, और हासिल आपको करके दिखाया है उसने, इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, जहां लाखों रुपए पैसे लिए जाते हैं, है ना, 3-3, 4-4 साल लोग मेहनत करते हैं, है ना, नाम नहीं लूंगा मैं, और मैं किसी की बुराई भी नहीं करना चाहता, मैं बस एक बताना चाहता हूं। ठीक है, तो इतने नंबर उनके भी नहीं आए होंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। एक आध कोई स्टूडेंट होगा जिसके होंगे 80+, बाकी किसी के नहीं होंगे मेरे ख्याल से। आप कंपेयर करके देख लेना, एवरेज आप स्टूडेंटों का देख लेंगे तो इतना नहीं होगा। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है मेहनत। और कुछ लोग सोचते हैं कोचिंग, कि भाई कोचिंग से ही सिलेक्शन होगा, तो मैं आपसे कहूंगा कि कोचिंग जरूरी नहीं होती। अगर कोचिंग आपके जीवन के कंडीशन के आधार पर आपको मिल जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जरूरी है। आपको केवल और केवल अपने जीवन में एक व्यक्ति ढूंढना है, केवल एक व्यक्ति, ज्यादा नहीं। ज्यादा व्यक्ति ढूंढेंगे आपका जीवन उलझ जाएगा, आप फंस जाएंगे। आपका जो वे है वो एक दूसरे में विवादित हो जाएगा कि आखिर ये बात माने कि ये बात माने। तो केवल और केवल आपको एक व्यक्ति को ढूंढना है, एक व्यक्ति को ऐसा ढूंढना है जो व्यक्ति उस फील्ड का सबसे सही व्यक्ति हो, क्योंकि व्यक्ति सही पहचानना बहुत कठिन काम होता है। जैसे अक्सर मैं कहता रहता हूं कि पानी पियो छानकर और गुरु पहचानो जानकर, पानी पियो छानकर और गुरु चुनो
जानकर या उसे पहचान कर, क्योंकि उसे जैसा आप पहचान लोगे, जिसे आप मान लोगे, उसी के डायरेक्शन में आप चलते जाओगे और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल जाएगी। और गुरु के साथ मैं मेरी बात नहीं कर रहा, कोई भी जो आपका गुरु है, कहीं भी आप किसी को भी बना सकते हैं, चाहे वो पढ़ाए या ना पढ़ाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल आपको मार्गदर्शित करने वाला व्यक्ति गुरु कहलाता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, गुरु का हाथ कभी पकड़ना नहीं है, गुरु का हाथ कभी पकड़ना नहीं है, गुरु को अपना हाथ पकड़वाना है। दोनों चीजों में बहुत अंतर है, बहुत बारीकी है दोनों चीज में। गुरु का हाथ कभी पकड़ना नहीं है, गुरु को अपना हाथ पकड़वाना है। दोनों में अंतर क्या है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से क्लियर करता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक छोटी सी बेटी थी और एक उनके पिताजी थे। दोनों नदी के इस तरफ खड़े थे, नदी काफी उफान पर थी, नदी में काफी बहाव था बहुत तेज, उनको उस तरफ जाना था। उस तरफ जाना था तो पिताजी ने कहा बेटी, नदी का कोई भरोसा नहीं है, चलो हम नदी को पार करते हैं, चलो हम नदी को पार करते हैं। तो बेटी से पिताजी ने कहा कि बेटी तुम मेरा ये हाथ पकड़ लो। मैं ऊपर कुछ वो सामान रखे था सिर पर, तो सिर पर पिताजी सामान रखे थे और बेटी से कहा बेटी तुम मेरा हाथ पकड़ लो और हम धीरे धीरे नदी को पार कर लेते हैं। तो बेटी ने क्या कहा सुनिए, बेटी ने कहा कि नहीं पिताजी, आप मेरा हाथ पकड़िए, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो हाथ छूटने की पूरी संभावना है, और अगर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो चाहे बहाव कितना भी हो, चाहे बहाव कितना भी हो, आप कभी हाथ नहीं छोड़ सकते, आप कभी हाथ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप पिता हैं, क्योंकि आप पिता हैं। आपको बेटी की जान की अहमियत पता है, इसलिए आप कभी हाथ नहीं छोड़ सकते। चाहे बहाव में आप स्वयं बह जाएं, लेकिन मुझे पार करा देंगे। जैसे एक बाहुबली का सीन मुझे याद आ रहा है। बाहुबली के सीन में जो उनकी माता होती हैं वो उनको सिर पर रख के ले जाती हैं, उनको बाण वगैरह लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बेटे को किनारे पर छोड़ देती हैं और स्वयं की मृत्यु हो जाती है। तो वही मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि गुरु, माता और पिता, ये तीन ऐसे व्यक्ति होते हैं, इन तीनों में इतनी ज्यादा मैच्योरिटी होती है अपने बेटे के लिए और अपने शिष्य के लिए कि बेटा और शिष्य कितना भी कुछ कर ले, इनके लिए उतना कभी नहीं कर सकता, इनके लिए उतना कभी नहीं कर सकता। तो कहने का अर्थ वही है कि अगर आप गुरु का हाथ पकड़ेंगे तो पूरा चांस है कि कुछ व्यक्तियों की सलाह के आधार पर, कुछ परिस्थितियों के आधार पर, कुछ भौतिक सुविधाओं के आधार पर, कुछ आपकी व्यक्तिगत बातों के आधार पर आपके हाथ छूटने की संभावना है। लेकिन गुरु को आपने अपना हाथ पकड़वा दिया तो चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, एक सही टीचर, एक अच्छा गुरु अपने शिष्य का हाथ जीवन भर नहीं छोड़ता। कभी भी आप, कहीं भी आप, कैसे भी आप, किसी भी कंडीशन में, कहीं भी रहकर, किसी भी माध्यम से आप उसको याद करेंगे, वो आपसे जरूर बात करेगा। जितने भी व्यक्ति इस YouTube चैनल के इस लेक्चर को देख रहे हैं, उनको मैं एक बात कहूंगा कि आप कभी भी किसी भी समस्या में हो, किसी भी समस्या में हो, केवल और केवल एक ही व्यक्ति को याद करिए जो आपको शिक्षा देता है। यह शिक्षा जरूरी नहीं है कि टीचर ही दे, समाज में, परिवार में, आपके रिलेशनशिप में भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी संभावना बहुत कम होती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो आपको हर एक बात में मोटिवेट करे, हर एक बात में एक सही रास्ता दिखाए, बल्कि आपसे ये ना कहे कि बेटा तुमसे नहीं हो सकेगा, तुम नहीं कर पाओगे। अधिकांश तौर पर क्या होता है कि जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद जब आप घर पहुंचते हैं या जिनसे भी आपकी मुलाकात होती है, तब आपसे पूछा जाता है कि बेटा क्या कर रहे हो, या जीवन में तुमने पढ़ के क्या कर लिया, या किसी भी फील्ड में हो, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, दुकान है, कुछ भी हो, तो आपने कितना किया, कितना कमाया, कितना क्या किया, कितनी प्रोग्रेस की। बस आपसे यही सवाल पूछा जाएगा। और ये जो सवाल जो पूछते हैं, उनसे मैं आपसे कहूंगा कि उनसे आपको सरासर दूर रहना है। थोड़ी बहुत बात की, निकल लिए, जुड़ाव नहीं रखना। जुड़ाव किसके पास रखना है? जो ये बातें ना पूछे, जो आपको उसका सॉल्यूशन बताए। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, आपकी जो भी मंजिल हो XYZ, उस मंजिल तक आप कैसे पहुंचेंगे,
आप उस मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, जो रास्ता बताए, जो सॉल्यूशन बताए, वही एक व्यक्ति को आपको चुनना है। क्योंकि आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत सारे व्यक्ति आपको मिलेंगे, लेकिन आपको मोटिवेट करने वाले बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे। और मैं कहूंगा कि जीवन में अगर आपने एक व्यक्ति भी ढूंढ लिया तो आपका पूरा जीवन सफल है, पूरा जीवन आपका सफल है। तो इस कहानी के माध्यम से मेरा मतलब यही था कि आपको डायरेक्शन जो है वो सही चुनना है, और जरूरी नहीं होता कि कोचिंग ही रहे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपने ये कहानी देख ली है कि व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो तो वो सब कुछ कर सकता है, बस एक छोटा सा व्यक्ति हो जो उसको गाइड करता रहे। ज्यादा गाइड नहीं करना कि भाई वो आपको सब कुछ ला के दे, थोड़ा सा बस आपको वो रास्ता बता दे कि बेटा इस रास्ते पर चलना है। अब इसमें क्या होता है, कहीं कहीं लोग क्या करते हैं कि हाथ पकड़वाना तो दूर, पूरा शरीर ले जाकर वहां रख देते हैं गुरु के सामने कि भाई हम ये हैं, हम ये आकर कोचिंग में बैठ गए हैं, अब हमारा सिलेक्शन आप कराओ, आपको जितने पैसे चाहिए हम देंगे। तो भाई साहब ऐसे कभी सिलेक्शन नहीं होता है ना। अधिकांश बच्चे मुझे ऐसे ही मिलते हैं कि सर हमारा आप तो सिलेक्शन करा दो, हमारा आप तो इसमें ये करा दो, बाकी हम देख लेंगे। तो भाई कैसे, टीचर से आपको कभी भी ये उम्मीद नहीं रखनी कि वो सिलेक्शन कराएगा, बस उससे आपको केवल रास्ता पूछना है और उस रास्ते पर आपको स्वयं चलना पड़ेगा, आपको स्वयं उस रास्ते को तय करना पड़ेगा। क्योंकि आपके शरीर का जो घाव है, वो आपके शरीर से ही भरेगा, कभी भी दूसरे की बॉडी से नहीं भर सकता। दूसरे की बॉडी चाहे कितनी भी हष्ट-पुष्ट हो, दूसरे की बॉडी चाहे कितनी लंबी चौड़ी है ना, डेवलप्ड हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपका शरीर का जो घाव है वो आपकी बॉडी से ही भरता है। इसलिए आपके रास्ते पर आप स्वयं चलेंगे, स्वयं मेहनत करेंगे, स्वयं काम करेंगे तो निश्चित तौर पर एक दिन जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे, जरूर आपको परिणाम हासिल होगा। तो मेरे ख्याल से आपको जीवन में डायरेक्शन तो मिल ही चुका होगा, क्योंकि इस एज तक हमें व्यक्ति भी मिल जाता है, डायरेक्शन भी मिल जाता है। बस एक बात मैं आपको कहूंगा कि आप जिस भी रास्ते पर हैं, चाहे आप पढ़ाई की फील्ड में हैं, चाहे आप बिजनेस की फील्ड में हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, किसी भी फील्ड में हैं, केवल आपको कंटिन्यूटी बनाकर रखना है। जैसा कि मैं हर एक लेक्चर में आपसे बार बार कहता हूं कि निरंतरता और कंटिन्यूटी ही सबसे बेस्ट है। जिस दिन आपने इसको छोड़ा उस दिन आप खत्म हैं। एक बात याद रखना, आपने अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक किया तो उस दिन आप खत्म हैं। आप लांछन लगाते रहें दूसरे व्यक्तियों पर तो इससे कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं लॉकडाउन है यार कैसे पढ़ें, लॉकडाउन में हमारे पास बुक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर की चीजें हैं, जबकि मोबाइल पे पूरा समय जा रहा है। मोबाइल पे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर सब ये समय कंटिन्यू जा रहा है, उसी पर एक अच्छा वीडियो नहीं देख सकते ज्ञान का। तो किसी भी चीज में आपको निरंतरता बना के रखनी है ना। क्योंकि हमेशा याद रखना कि जो लुढ़कता हुआ पत्थर है उस पर कभी काई नहीं लगती, लुढ़कता हुआ पत्थर पर कभी काई नहीं लगती, और बहते हुए पानी में कभी गंदगी नहीं आती। पानी कितना ही गंदा हो, अगर वो बहता है तो वो अपने आप स्वच्छ हो जाता है। उसके अंदर गंदगी होती है, उस पानी के अंदर बहुत सारे उद्योग जो है, इंडस्ट्रियल एरिया जो है, बहुत सारी गंदगी छोड़ता है, लेकिन पानी बहता है तो स्वच्छ रहता है। लेकिन पानी स्थिर हो गया तो वो पानी गंदा हो जाता है। पानी अगर स्थिर हो गया तो पानी गंदा हो जाता है, पत्थर अगर रुक गया तो उस पर काई लग जाती है। ऐसा ही हमारा जीवन है, अगर हमारा जीवन रुक गया तो हमारे ऊपर काई भी लग जाएगी, हमारे अंदर गंदगी भी आ जाएगी और हमारा जीवन समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाएगा। तो आप किसी भी स्थिति में हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये सब फालतू की बातें होती हैं कि ये नहीं होगा। कोई भी माँ बाप पढ़ाई के लिए अपने बच्चे को नहीं रोक सकते, कभी मना नहीं कर सकते। अगर मना करते भी हैं तो पर्याप्त समय होता है कि आप पढ़ लें, लेकिन हमारा समय ऐसी चीज़ों में चला जाता है जहां पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। बस कंटिन्यूटी को बरकरार रखें, ब्रेक मत कीजिएगा। जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, किसी भी चीज़ के माध्यम से मिले, उसको आपको जाया नहीं जाने देना। क्योंकि ट्रेन निकलने के बाद स्टेशन पर पछताने से कुछ नहीं होता, और ट्रेन आपका इंतजार कभी नहीं करेगी।
अगर रोज वीडियो पब्लिश होता है तो होता रहेगा, रोज क्लास आती है तो आती रहेगी। अगर आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो आप उस अपॉर्चुनिटी या उस मंजिल के भागी हैं, नहीं तो आप उसके हकदार नहीं हैं। बस इतनी सी बात कहकर मैं आज का जो वीडियो है इसको समाप्त करूंगा। आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।